बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेक्चर 34 है। हमने डाल्टन लॉ पढ़ा था, आज उसी का एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो जो डाल्टन लॉ था, मैं हल्का सा उसका तारुफ करवाता चलूँ कि वो ये था कि एक कमरा है, इस कमरे के अंदर बहुत सी गैसेस हैं, तो जो कमरे की दीवार के ऊपर टोटल प्रेशर लग रहा है वो क्या है, वो उन तमाम गैसेस के अपने अपने ज़ाती इनफरादी, उनके इंडिविजुअल, उनके पार्शियल प्रेशर्स को अगर जमा कर लें तो टोटल प्रेशर निकल आता है। तो लिहाजा आज हम इसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आए सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं बताता चलूं कि ये 4 एप्लीकेशंस हैं और 4 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये हर एक एप्लीकेशन बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक एप्लीकेशन, अगर 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हर एक अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने पढ़ने हैं और ये एक पूरा मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आए सबसे पहली हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिंग ऑफ गैसेस ओवर वाटर। जब हम लेबॉरेटरी के अंदर बहुत सी गैसेस तैयार कर रहे होते हैं, सामने आपके तस्वीर नज़र आ रही है कि जिंक और HCl को मिलाया हमने। जब जिंक और HCl मिलते हैं तो जिंक क्या करती है, हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देती है HCl में से। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो हाइड्रोजन गैस हासिल होती है तो वो इस वाटर सरफेस के ऊपर हासिल होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास उस गैस के साथ वाटर के वेपर्स भी शामिल होते हैं। लिहाजा आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ गैस है तो वो जो प्रेशर है वो गैस का है, नहीं, बल्कि उस गैस के अंदर वाटर के वेपर्स का भी प्रेशर है। लिहाजा हम कहेंगे कि टोटल जो यहाँ पे मॉइस्ट है, जो नमी है, उस नमी के अंदर वो गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। हाँ, जो वाटर वेपर प्रेशर होता है, जो वाटर के वेपर का प्रेशर, वाटर मीन एक्वा, एक्वा आपने नाम सुना होगा, पानी को कहते हैं। लिहाजा जो वाटर के वेपर्स का प्रेशर होता है उसे हम एक्वस टेंशन बोलते हैं। लिहाजा हमने वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर की जगह पे एक्वस टेंशन बोल दिया। मतलब ये देखें, ये मेरे पास वाटर का एक मतलब एक ड्रॉप है, ये एक वाटर का ड्रॉप है और ये हवा है, हवा के साथ इसकी एक खास टेंशन है, वो सरफेस टेंशन है। मतलब कह लें कि जो वाटर के वेपर्स हैं उनका एक खास तनाव है, उसे हम वाटर की वजह से एक्वस टेंशन बोलते हैं। लिहाजा हमने अगर इस ड्राई एयर का प्रेशर मालूम करना है, इस एक्वस टेंशन को इधर ला के माइनस कर दें, मतलब ये पी मॉइस्ट में से, टोटल में से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल प्रेशर में से पानी के वेपर्स का प्रेशर माइनस करेंगे तो ही उस ड्राई गैस का प्रेशर मालूम किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं, वो ऐसी गैस जो हम वाटर सरफेस के ऊपर हासिल करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर। आए एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी भी है। ये क्या है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अच्छा, होता क्या है, हमारे पास जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर हम अभी बाहर से हवा लेके जा रहे हैं, लेकिन आप तो ये बाहर हवा का मिक्सर लेके जाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे जो लंग्स में ज़्यादातर जा रही है वो ऑक्सीजन जा रही है। उसकी वजह क्या है कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टॉर है, जबकि लंग्स के अंदर 116 टॉर है, मतलब 116। लिहाजा अंदर लंग्स के अंदर 116 मतलब थोड़ा प्रेशर, और बाहर 159 मतलब 159, वो ज्यादा प्रेशर। लिहाजा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से 159 से 116 की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी। लिहाजा क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो उसकी वजह क्या है कि बाहर 159
159 टॉर प्रेशर है, जबकि लंग्स के अंदर 116 टॉर प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हम रेस्पिरेशन का, सांस का जो अमल है, इसे हम खातिर खा अमल में लाते हैं। लिहाजा इसी तरीके से अगर आप इसे उल्टा देखें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। उसकी वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है इनसाइड द लंग्स वो ज्यादा है, जबकि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। लिहाजा जब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज्यादा है तो वो इनवर्ड मूव करेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर मूव करेगी। ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन है। मतलब पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से रेस्पिरेशन का अमल होता है। आए हम एक और बात देखते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है। हायर एल्टीट्यूड मैंने आपके सामने जाहिर की है। एक हाई एल्टीट्यूड है, फिर उसके बाद वेरी हाई एल्टीट्यूड है, उसके बाद एक्सट्रीम एल्टीट्यूड है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक ख़ास इतनी बुलंदी आती है जहाँ पे आके हम कहते हैं कि ये डेड जोन आ गए हैं, मतलब वहाँ पे मौत वाक़या हो सकती है। होता क्या है कि यहाँ पे समंदर की सतह के ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा, तो जितनी बुलंदी पे जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, सांस में दिक्कत महसूस करते हैं। लिहाजा हाई एल्टीट्यूड पे आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि पायलट जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। लिहाजा जो जेट है या जो भी हाई एल्टीट्यूड पे हम एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे, जब वो इंतहाई बुलंदी पे पहुंचेगा तो वहां पे अगर वो इन साइड वाला जो कैबन है वो प्रेशराइज नहीं किया होगा तो वहां पे तो ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए सांस में दिक्कत महसूस होगी। लिहाजा हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उसकी वजह क्या बताएंगे कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड लेस है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जो पायलट हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए वो फिर क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं। मतलब ये एक कैबिन है, मैं आपको हल्का सा तारुफ करवाता हूं। मिसाल लीजिए, असल में होता क्या है, जो इंजन चल रहा होता है ना, वो इंजन की मदद से हम क्या करते हैं, वहां से हवा लेते हैं। जब वो वहां से हवा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस हवा को पहले हम उसके टेम्परेचर को लो करते हैं, उसे 3 से 4 एक मशीन से गुजारा जाता है। उसे हम क्या करते हैं, एक मशीन से गुजारते हुए उसे ह्यूमिडिटी, मतलब उसे उसमें थोड़ी सी नमी पैदा करते हैं और उसका टेम्परेचर लो करते हैं। फिर उसे एक ख़ास प्रेशर पे लाके हर एक कैबिन के अंदर उसका एक ख़ास प्रेशर मेंटेन करते हैं। मतलब ये हमारे पास, मैंने आपको 3 जोन जाहिर किए, कैबिन एयर जोन 1, जोन 2, जोन 3। ये हमारे पास एक पूरे जहाज़ का, एयरक्राफ्ट का एक पूरा एक एरिया है। हमने इसे एक ख़ास मेंटेन करके तरीके से इसके अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर बुलंदी पे ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम सांस में दिक्कत महसूस करेंगे, सफोकेशन होगी। लिहाजा इससे बचने के लिए हम बुलंदी पे जाते हुए क्या करते हैं, हम साथ प्रेशराइज कैबिन यूज करते हैं। लिहाजा इसी तरीके से एक चौथी बात देखते हैं कि डीप सी डाइवर्स। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास वक्त हो और मैं आपको समंदर की सतह के अंदर ले जाऊं, मतलब समंदर की गहराई में चलें। आए चलते हैं, ये सामने आपकी एक तस्वीर नजर आ रही है। मतलब ये जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, इंतहाई नीचे जाते हैं। तो एक तो ये कि ऊपर हवा है और फिर पानी है। मिसाल लीजिए, आप तखय्युल में जाइए कि आप कमरे के अंदर ही बैठे, यहाँ पे एक इंसान है और ये कमरा ऊपर से ऐसे पानी से भरा हुआ है। मतलब आप देखें कि जो समंदर के अंदर पानी है और इंसान नीचे है, वो डीप सी डाइवर जो गोताखोर है, असल में हो क्या रहा है कि इसके ऊपर इतना पानी और नीचे भी पानी जिस्म को इतना जकड़ लिया है। मतलब हर 100 फीट पे जैसे जैसे वो नीचे जाएगा
ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। एक तो बाहर हवा का प्रेशर, फिर नीचे वो पानी का प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए प्रेशर ज्यादा होता जाता है। तो लिहाजा होता क्या है कि हमारे पास जब नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी नीचे ज्यादा हो जाती है, ओवरऑल प्रेशर भी ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन गैस भी ज्यादा होगी, लिहाजा नॉर्मल एयर हम नीचे जाके महसूस नहीं कर सकते, मतलब उसे ब्रेथ नहीं कर सकते, लिहाजा उसे सांस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, ये जो आपने देखा एक अपरेटस जो यूज किया हुआ है इस बंदे ने, ये स्कूबा कहलाता है, मतलब ये सेल्फ कंटेन अंडर वाटर बॉडीज, ये एक अपरेटस है। ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक सिलेंडर नुमा होता है, इसके अंदर हम खुद 7 गैसेस का एक मिक्सचर लेके जाते हैं। क्यों? ताकि नीचे वाली हवा तो हम नॉर्मल एयर हम ब्रेथ नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। क्यों? मैंने आपको बताया कि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसके अलावा नीचे जाते हुए समंदर में जितना नीचे जाएंगे नाइट्रोजन भी ज्यादा होती जाती है। असल में फिर हम इस चीज से बचने के लिए, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो नाइट्रोजन नेक्रोसिस हो सकती है, मतलब नाइट्रोजन नेक्रोसिस क्या होती है, मतलब अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी, मतलब डिजीनेस, सुस्ती, और ऐसी जिस्म में फैटीग, थकावट पैदा हो जाती है, जिससे कि खास तौर पर नाइट्रोजन नेक्रोसिस में होता क्या है कि जो दिमाग होता है ना वो मफलूज हो जाता है, मतलब बेहोश है, मतलब वो उसे पता नहीं लग रहा कि, मिसाल लीजिए, मैं सादा तरीन जिंदगी के लिए आपको मिसाल देता हूं कि नाइट्रोजन का नुकसान क्या, जो नीचे इतना ज्यादा पानी के नीचे जाएंगे तो वहां पे नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी, इसका नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? मिसाल लें, पानी बहुत ठंडा है तो हमारी बॉडी बाहर के माहौल के मुताबिक होम्योस्टेसिस करती है, मतलब हमारी बॉडी बाहर के माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट करती है। लेकिन अगर पानी बहुत ठंडा है तो हमारी बॉडी को चाहिए कि उसके मुताबिक अपने आप को रेगुलेट करे। हाँ, अगर हो गई नाइट्रोजन नेक्रोसिस, मतलब दिमाग अनकॉन्शियसनेस की हालत में आ गया, बेहोशी की हालत में आ गया, दिमाग को नहीं पता लगेगा कि बाहर पानी ठंडा है, हालांकि वो बॉडी को ठंडा लग रहा है, लेकिन दिमाग काम करना छोड़ देगा। ये एक नाइट्रोजन का नुकसान है। लिहाजा एक तो नॉर्मल एयर वैसे हम उसे ब्रेथ नहीं कर सकते, उसे सांस नहीं ले सकते, लेकिन इसका एक और भी नुकसान हुआ कि नीचे नाइट्रोजन भी है। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम साथ खुद एक स्कूबा, मतलब एक अपरेटस लेके जाते हैं जो सेल्फ कंटेन, उसमें एक मिक्सर होता है, खुद अपनी मर्जी का हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेंटेन करके उसे नीचे लेके जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर 100 फीट पे नीचे जाएं तो करीबन 3 ATM प्रेशर बढ़ता जाता है, जितना नीचे जाते जाएंगे ऊपर पानी ज़्यादा होता जा रहा है। हर 100 फीट पे करीब करीब, ये वैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, करीब करीब 3 ATM प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, तकरीबन इतना प्रेशर ज़्यादा होता जाता है। अच्छा देखें, ये हमारे पास जो सामने अपरेटस मैंने आपको नज़र आ रहा है, ये दिखाया है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन या फिर साथ कोई इनर्ट गैस। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है, अगर प्योर ऑक्सीजन होगी तो उसका भी नुकसान है, मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका भी नुकसान है। हम उससे बचने के लिए इसके साथ क्या करते हैं, इनर्ट गैस मिक्स कर लेते हैं, ताकि उस ऑक्सीजन के जो प्योरिटी का नुकसान है, आग लगने का खतरा है, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। वैसे भी प्योर ऑक्सीजन हमारे जिस्म के लिए मुफीद नहीं होती, वो ब्लड के अंदर बहुत से मसाइल, डिजीनेस, सुस्ती, फटीग, ऐसे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पास हाइपर ऑक्सिया हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कोई इनर्ट गैस भी मिक्स कर लेते हैं। इनर्ट गैस इसलिए मिक्स करते हैं ताकि हम अपने ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मेंटेन कर सकें। मिसाल लें, एक सिलेंडर है, उसमें सारी की सारी ऑक्सीजन है, तो मतलब 100% किसका, ऑक्सीजन का प्रेशर हुआ ना। हाँ, अगर आप उसके अंदर कोई और भी गैस मिला देंगे, अगर आपने 25% किसी और शय को मिला दिया तो इसका मतलब बाकी 75% ऑक्सीजन रह गई, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया। लिहाजा जितना पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन का करना चाहते हैं, उस हिसाब से उसके अंदर आप एक दूसरी इनर्ट गैस मिला लें।
हाँ, आम तौर पर आपको मैं बता देता हूँ, नाइट्रॉक्स होती है, मतलब नाइट्रोजन वगैरह मिक्स की जाती है, लेकिन इसके नुकसानात होते हैं। मसलन हम हवा है, अच्छा देखिए, हवा के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन करीबन 78%, आप यूं कह लें कि 3 गुना अगर नाइट्रोजन है तो सिर्फ 1 गुना कौन है, वो हमारे पास ऑक्सीजन है। लिहाजा ये हवा के अंदर तो हम नॉर्मल हवा के अंदर सांस ले सकते हैं, लेकिन नीचे जाते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके अंदर करीबन 32 से 36% ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक ख़ास परसेंटेज को मेंटेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रॉक्स मीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर नीचे लेके जाते हैं। नाइट्रोजन के मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कुछ नुकसानात हैं, इसी तरीके से और भी कई नुकसानात हैं। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मिसाल लीजिए कि नाइट्रोजन की वजह से एक और भी नुकसान हो सकता है कि हमारे ना ब्लड के अंदर ना बबल्स बन जाते हैं, उसे डीकम्प्रेशन डिसीज भी कहते हैं। मतलब जो ब्लड के अंदर कुछ बबल्स बन जाते हैं इस नाइट्रोजन की वजह से, वो भी एक बीमारी है। वो उसके तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बन जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। और वो जो हमारे पास समंदर के अंदर से जो नाइट्रोजन आ रही है वो भी इस नुकसान की वजह बन सकती है। वैसे भी जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो वापस आएँ उन्हें फौरी वापस नहीं आना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे नाइट्रोजन बाहर निकलती जाएगी। अगर फौरी वापस आ जाएंगे, फौरी सतह समंदर पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो वो जो नाइट्रोजन अंदर डिफ्यूज़ कर गई थी वो फौरी बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इससे वो नुकसानात हो सकते हैं, डीकम्प्रेशन डिसीज़ हो सकती है, इलनेस हो सकती है, बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। लिहाजा मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर नीचे लेके जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के कुछ नुकसानात भी हैं, इसलिए हम एक और काम करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन, हेलियोक्स, मतलब हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम वैसे थोड़ी महंगी है, हाँ मैं वैसे यहाँ भी बाद में लिख के बताता चलूँ, हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ी सस्ती होती है। हाँ, हीलियम थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आम तौर पर हीलियम और ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं या नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इनका मिक्सर नीचे लेके जाते हैं। तो आज ये देखते हैं। अच्छा, ये हीलियम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हीलियम का लाइट वेट होता है, तो एलुलाई जो लंग्स के अंदर होती हैं उनके लिए आसानी होती है। हीलियम के लो वेट की वजह से, लो मालिकुलर वेट की वजह से ये ज़्यादा अच्छी है। तो आइए मैं आपको बात बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन या हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके अपनी मर्जी से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। लिहाजा अब हमारे लिए ये मुफीद है। अब जो डीप सी डाइवर्स हैं वो नीचे आसानी के साथ सांस ले सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आज एक नया टॉपिक भी पढ़ना है हमने, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये क्या होता है। आए आपके सामने एक बड़ी प्यारी बायोलॉजी के लोगों को ये समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आप देखें वो कुछ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से गुजर रहे हैं, असल में वो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, वो उसके अंदर से गुजर रहे हैं। ये क्या हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब सेल है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से चीज़ें बाहर जाती हैं, अंदर जाती हैं। वो जो बाहर जाना आना वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। वो आप बायोलॉजी में उसे ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, अगर वो वाटर हो तो स्पेशल टर्म्स आगे आ जाती हैं, लेकिन ये एक डिफ्यूजन की ही टाइप है। डिफ्यूजन क्या होता है, लिहाजा हम कहते हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन कि स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद इंटरमिंगलिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इंटरमिंगलिंग का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना, कोलाइडिंग करते करते, मतलब इधर टकराए इधर टकराए, टकराते टकराते आपस में मिक्सअप हो जाना। मतलब ये कमरा है, कमरे के दरमियान में पार्टीशन कर दें, इधर एक गैस रख दें, उस साइड पे एक गैस रख दें, थोड़ी देर बाद इस पार्टीशन को हटा दें, ये गैस उधर जाना शुरू कर देगी, वो गैस इधर आना शुरू कर देगी। मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलाइजन है, वो कोलाइजन की वजह से टकराते, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। वो एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बिल्कुल एक जैसा प्रेशर करने की खातिर वो हरकत करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, जब तक उस कमरे में बिल्कुल एक जैसे होमोजेनस मिक्सचर नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो डिफ्यूज करते रहते हैं। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं मैं डिफ्यूजन की, आए चेक करते हैं। एक और मिसाल लीजिए कि हमारे पास ये खुशबू है, खुशबू, मतलब आप उसे खोलेंगे, ऐसे खोल के रखेंगे तो वो ऐसा सा परफ्यूम क्या करेगी, वो ऐसा सा फैल जाएगी।
वो कौन सा प्रोसेस है कि वो गैस के अंदर मालिक्यूल्स गैस के हैं, उधर से परफ्यूम के हैं, आपस में टकरा रहे हैं, टकराते 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 वो उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं। मिसाल लीजिए एक कमरे के अंदर बंदा दाखिल होता है, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, अभी वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और थोड़े ही लम्हे में यहाँ पे इस कोने के अंदर महसूस होता है कि खुशबू उस बंदे ने लगाई है। मतलब वो खुशबू के जो मालिक्यूल हैं वो गैस के मालिक्यूल से टकराते टकराते दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ये क्या कहलाता है? ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे सामने एक मालिक्यूल के लिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हाफजर्ली। हाफजर्ली मीन रैंडमली, मतलब गैस के मालिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो इसलिए आपस में कोलाइड करते हैं। इन कोलाइजन्स की वजह से फिर वो क्या करते हैं? डिफ्यूजन शो करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूजन की वजह क्या है, तो आप बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से और आपस में कोलिजन की वजह से वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक और बात कहते हैं कि हमारे पास मिसाल लीजिए, एग्जाम्पल, ये आपके सामने NO2 है, ये करीबन ब्राउन कलर की होती है। O2 है इस साइड पे, ये कलरलेस होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे O2 ये कलरलेस है, इधर NO2 ये ब्राउन कलर है। MCQ याद रखना है, NO2 ब्राउन कलर होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या होता है, ये आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, ये इधर को जाना शुरू कर देगी और ये इधर को जाना शुरू कर देगी। मतलब जैसे ही आप स्टॉप को ओपन, जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो वो एक स्टेज आएगी, एक वक्त आएगा कि बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। जितने इधर को जा रहे हैं इधर को जा रहे हैं आपस में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इधर को आ गई है और इधर भी है ऑक्सीजन, और मतलब दोनों साइडों पे बिल्कुल एक जैसा होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। उस वक्त तक ये डिफ्यूज करते ही रहेंगे, इधर उधर जाते ही रहेंगे जब तक बिल्कुल एक जैसा प्रेशर नहीं हो जाता। ये एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफ्यूजन ऑफ फ्रेगनेंस। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मतलब आप खुशबू है उसकी परफ्यूम को आप खोल के रख दें, ओपन करके रखें, लिड को उठाएंगे तो वो परफ्यूम आहिस्ता आहिस्ता मतलब फैलेगा, आपको दूसरे से भी महसूस होगा, उसकी खुशबू महसूस होगी। उसकी वजह क्या है कि वो असल में डिफ्यूजन हो गई है। आए एक छोटी सी मिसाल जाते हुए और देता चलूं कि हमारे पास इधर हाइड्रोजन गैस है, इधर ऑक्सीजन गैस है। दोनों के कलर में देखें ज़रा, मैंने जानबूझ के फ़र्क रखा है। आप क्या करें, इसे ओपन कर दे। जैसे स्टॉप को ओपन करेंगे तो ये एक दूसरे में जाना शुरू कर दिया। ज़रा देखें थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद बिल्कुल इधर भी उतनी रेड और ग्रीन है, इधर भी उतनी रेड और ग्रीन है, दोनों साइडों पे बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। ये कौन से प्रोसेस से ये काम हुआ है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। आए आखिरी बात बताता हूँ, कभी आपने लंग्स का नाम सुना होगा, जिन्हें फेफड़े कहते हैं। उन फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे वो थैलियाँ हैं, वो सैक्स हैं, वो हमारे पास एलुलाई कहलाती हैं। अब देखें उसके अंदर होता क्या है कि आपको पता है एलुलाई के अंदर हवा है, ऑक्सीजन है, और वो हमारे पास ये ब्लड कैपिलरी के अंदर और यहाँ से अंदर ऐसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। ये देखें, ये ब्लू वाला, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, ये देखें ये बाहर निकल रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस है कि वो उस कैपिलरी के अंदर चले जाते हैं? वो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर से कौन सा प्रोसेस करके गुजरते हैं भला? वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो आए हमारे पास एक इफ्यूजन पढ़ते हैं। इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन होती है छोटे से सुराख से गैस का निकल जाना, मतलब टायर का पंक्चर हो जाना, ये इफ्यूजन कहलाता है। इसके सामने डेफिनेशन लिखी है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल होल, छोटे से सुराख से गैस का बाहर निकल जाना, इसे क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये छोटी सी एक और एग्जांपल है। ये मिसाल लें, एक कंटेनर है, उसके अंदर छोटा सा सुराख किया, एक एक मॉलिक्यूल करके क्या करेगा? वहां से निकल जाएगा। इस कमरे में गैस है, उधर रोशनदान है, एक मॉलिक्यूल यहां से जा रहा है, कभी वक्त आएगा कि वो वहां पहुंचेगा और आहिस्ता से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब कोलाइड करते 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 कभी कभार सुराख के सामने वो मॉलिक्यूल पहुंचता है और सुराख से बाहर निकल जाता है। इस सुराख से, छोटे से सुराख से गैस का बाहर निकल जाना, मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट हो जाना, इफ्यूजन कहलाता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल मैंने आपको दी, पंक्चरिंग ऑफ अ टायर। आज जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
10 उसका पार्ट सी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट डी। इनमें से यही एक डिफ्यूजन का क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ हमने पढ़ी। ये सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, और पायलट क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं और पार्शियल प्रेशर किसी गैस का कैसे मेजर किया जा सकता है वाटर सरफेस के ऊपर, ये बात हमने पढ़ी। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।